वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हारून साहब, असद नसीर साहब और ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद, और हम बात कर रहे थे जब मैं ब्रेक पर जा रहा था तो एक तमाम तर लोगों का ख्याल था कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी बेहतर कर लें, लेकिन क्या हम अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करने के इस वक्त पोजीशन में हैं? अगर नहीं है तो क्या हम इसके लिए कोई पॉलिसीज़ देखते हैं इस गवर्नमेंट की जानिब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने से पहले असद उमर साहब को भी मैं सुनता रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे कि जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती मुल्क गरीब होते रहते हैं। अगर अब भी नहीं बढ़ रही तो फिर यकीनी तौर पर मुल्क गरीब हो रहा है, और जाहिर है कि हमारे कर्जे अच्छे खासे बढ़ गए हैं। मैं इस पर भी आगे जाके बात करूंगा। असद साहब, सर, एक्सपोर्ट्स 2015 के बाद से थोड़ी सी तेज़ी से गिरती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासतौर पे 2016, 17, 18 और 19 ये बड़े बैड फेज रहे एक्सपोर्ट की सूरत हाल के लिए, और अब तो ज़ाहिर है कोरोना है। सर, उससे पहले की सूरत हाल थोड़ी सी डिफाइन कर दें, कैसी थी और क्या वजूहात क्या हुई हैं कि अचानक से एक्सपोर्ट गिर रही है? आप खुद ग्लव्स इंडस्ट्री के हवाले से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक्सपोर्ट करती है, उस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। very positive indicators in the economy. एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो रही थी, वी हैड गुड फॉरेन रिलेशंस, क्योंकि देखें ना, इट्स को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। अगर हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्री से, तो डेफिनेटली हमें रूम मिलेगा न्यू मार्केट्स के लिए। अब जब 2008 ऑनवर्ड्स अगर आप अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन देखें और एनर्जी क्राइसिस देखें, दैट डेवस्टेटेड द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। क्योंकि टेक्सटाइल की बात करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, बाकी किस मतलब एवरी हर इंडस्ट्री को जो है वो एनर्जी चाहिए। फिर सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने थी। हम जिस बुरे फेज से गुजरे हैं, आई थिंक वी शुड बी प्राउड कि हम एज अ कौम इतने बैड पैच टेररिज्म से निकल कर वी आर स्टैंडिंग अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका इम्पैक्ट जाके 2015 में हमारे सामने आया, बिकॉज हम अपने ऑर्डर्स लूज कर चुके थे, हम कंपेटिटिव नहीं रहे थे, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया हुआ था। सिमिलरली जो है कोई आने को तैयार नहीं था पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा। दे वर प्रेफरिंग चाइना और अदर ऑल्टरनेटिव कंट्रीज इंडस्ट्री जहां से वो इम्पोर्ट कर रहे थे। एनर्जी क्राइसिस की वजह से हम वो इनोवेशन, वो न्यू टेक्नोलॉजी से वर्क नहीं कर सके, जो कि बहुत जरूरी थी। अगर मैं ग्लव्स इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें काफी हद तक शिफ्ट आई, लेकिन क्योंकि हमें उस वक्त सिर्फ कहने लाइट अपनी जनरेट करने के लिए जनरेटर की जरूरत पड़ी होती थी, तो हम कोई नई इनोवेशन या नई इंडस्ट्री का कैसे सोच सकते थे। तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जाकर हमें 2014-15 में आया, और अभी हम कह लें कि अब उससे निकल सकते हैं। जितना आपने कहा क्या क्या हम बढ़ा सकते हैं, देखें, बीइंग पॉजिटिव अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है कि शायद ये कोविड-19 में अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बना ले, प्लस पाकिस्तानीज अपने माइंडसेट्स पे काम करें, ऑल ऑफ अस, और एक कमिटमेंट, एक इंडस्ट्रियल इमरजेंसी, एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की जाए कि एवरीवन हैज टू प्ले द रोल इन टू दीज टू सेक्टर्स। एग्रीकल्चर इसलिए कि हम अपनी नीड्स पूरी कर सकें, हम किसी नॉन प्रोडक्टिव आइटम को इंपोर्ट ना करें, सिर्फ वही इंपोर्ट करें जो अल्टीमेटली हमें हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, हमारी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके। तो मतलब अगर बासियत कौम, वी हैव टू टेक सम रियल एक्टिव एक्शंस, और उसके लिए रेवोल्यूशन लाने के लिए ऑफ कोर्स हमें इमरजेंसी जो है इन दो सेक्टर्स में करनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी नीड्स पूरी करें। एक्सपोर्ट सेक्टर में गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज, गवर्नमेंट शुड मोटिवेट, गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट ऑल द इन्वेस्टर्स। हर बंदा जो चाह रहा हो कि भाई ओके वो चीजों को प्रोडक्टिव लेकर जाना चाह रहा है, उसको सपोर्ट करें, R&D में हेल्प करें, लेबर को स्किलफुल करने के अंदर हेल्प करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि इसको एक नेशनल ड्राइव बनाएं। जब तक हम इसको एक नेशनल ड्राइव नहीं बनाएंगे तो शायद सिर्फ पॉलिसीज या तकरीरों से तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ ऑन ग्राउंड जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट एफर्ट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं। मुझे लगता है कि कोविड-19 में अगर हम अपनी एक अच्छी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डअप कर लें तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि अपेरेंटली कुछ कंट्रीज आर नॉट कंफर्टेबल बाइंग फ्रॉम चाइना नाउ। बिल्कुल तो दुरुस्त। उसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल रही है पाकिस्तान के लिए, अगर हम उस पर मेहनत कर लें तो हम ये अपनी ये कैपेसिटी बिल्डअप कर लें, रॉ मटेरियल्स पे वर्किंग करें, नई मार्केट्स को, हमारे कमर्शियल काउंसलर जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करें, उनको नो हाउ हो हमारी प्रोडक्ट्स की, उनको मार्केट करें अपनी अपनी कंट्री के अंदर। तो आई सी अ बिग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू दिस कोविड-19, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में केसेस आर कमिंग डाउन एंड इंडस्ट्रीज ग्रेजुअली ओपनिंग फुली, SOPs की लाइट के अंदर फुल फ्लैज ऑपरेट कर रही है। और एक्सपोर्ट की मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं कि सियालकोट में वी वर फेसिंग बिट ऑफ इशू रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्री,
जब शुरू में लॉकडाउन हुआ, दो वी वेंट टू 14 डेज वॉलंटरी लॉकडाउन इनिशियली, लेकिन डेफिनेटली कस्टमर से प्रेशर आ रहा था कि विल यू बी एबल टू कंप्लीट आवर ऑर्डर्स और नॉट। तो उसके ऊपर फिर हमारी नेगोशिएशन डेफिनेटली चल रही थी पंजाब गवर्नमेंट से भी, बाकी भी मिनिस्ट्री के साथ भी और सारा, क्योंकि दे वर कंसर्न कि भाई जब अगर एसओपीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ना हुए तो कैसे हम करेंगे। तो वी गिव देम अ कमिटमेंट ओनली। मैं अगर सियालकोट की बात करूं, हमने कहा जी आप प्लीज हमें ओपन करने दें, एसओपीज इन ट्रू सेंस एंड वर्ड अप्लाई होंगे, एंड वी गिव यू अ कमिटमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग मोर देन $400 million in just 1.5 months. And मैं जरा alhamdulillah we असद achieved साहब, that. ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए कुछ पॉलिसी बनाएं, उसके लिए एमरजेंसी नाफिज कर लें, जैसे हम मुख्तलिफ मामलात में कर लेते हैं। एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर इतना जरखेज़ हो सकता है, कोविड-19 में सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया के लिए अब फूड का भी आ रहा है। खाने पीने की जो अशियाँ हैं उसकी किल्लत अचानक से आएगी, ज़ाहिर है फिर उसकी ज़रूरत बढ़ेगी तो हम उसमें कहाँ खड़े होते हैं, हमें ये भी देखना होगा। हमारे पास गंदम के मसाइल, हम चीनी के लिए अलग परेशान, अपने इंटरनल मसाइल हमारे, और फिर हम देखते हैं सब्जियां वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, हालांकि उगती भी पाकिस्तान है और मिलती भी हमें महंगी। मैं ज़रा ज़ियाउद्दीन साहब से पूछूं, ज़ियाउद्दीन साहब क्या सूरत हाल है सर एग्रीकल्चर की हैदराबाद और उसके अतराफ़ में? मीरपुर ख़ास का आम बड़ा मशहूर था, हैदराबाद की अतराफ़ की ज़मीनें बड़ी मशहूर और बड़ी जरखेज़ हुआ करती थी। पानी के मसाइल मुझे पता है कि बदीन, टंडो आदम और यहाँ तक अब फैले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सर क्या मामलात हैं इस वक्त एग्रीकल्चर के? क्या एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए कुछ सिंध गवर्नमेंट भी कुछ करती दिखाई दे रही है आपको? हम सारा मलबा फेडरल पे तो नहीं डाल सकते। हाँ नहीं, हम तो किसी पे भी नहीं डाल सकते सर, क्योंकि 18वीं तरमीम का कवर लिया सिंध गवर्नमेंट ने। जब हम फेडरल गवर्नमेंट को कहते हैं तो वो कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत हम मुदाखलत नहीं कर सकते। सिंध की कोई पॉलिसी नहीं है सर, अफसोस के साथ। हम तो इस मामले में बहुत बैकग्राउंड है, मतलब बैक। पंजाब फिर भी थोड़ा सा बिलाइज है, वहाँ पॉलिसी बनती रहती है, अप्लाई होती है। सिंध हुकूमत ने तो कोई सनती पॉलिसी नहीं बनाई है, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनाई है, न वफाक हमें सपोर्ट करता है। दूसरे के अपने तौर पर लोग कर रहे हैं। पानी की शदीद किल्लत है, दूसरी तमाम रोड सड़कों की बेतहाशा किल्लत है, खराबी है। तो सिंध में भी कोई पॉलिसी नहीं। जो प्राइवेटली सेक्टर के पास है, जो हुकूमत के अंडर में आते हैं, जैसे वीट आपने बात की, दूसरी वो भी उनकी भी हालत बहुत खराब है। लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ये भी आपको शायद पता होगा, सेवरेज की पानी से सब्जी उगाते हैं सिंध में लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। बिकती है, कराची में भी बिकती है, हैदराबाद में बिकती है। तो जहाँ तक लोग अपने तौर पे अपने अच्छा आप ज़ियाउद्दीन मदद साहब, करते मैं हैं। चाहूँगा इसमें एक जी चीज़ और भी ऐड कर दें। हैदराबाद का जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन था, मैंने वहाँ जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी देखी, गारमेंट्स इंडस्ट्री जी भी सर लगी है, हुई देखी, फिर बिल्कुल है, सीमेंट इंडस्ट्री तक वहाँ पर मौजूद थी। बिल्कुल। क्या सूरत हाल है सर? तो सब बंद पड़ी हैं, जहाँ तो पंजाब शिफ्ट हो गई है या बंद हो गई है। कोई टेक्सटाइल नहीं है। सीमेंट, झील पार्क सीमेंट थी, वो बंद हो गई है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री इन द वन टाइम इन एशिया, मगर अब वो बंद हो गई। कोई सनत हैदराबाद में काम नहीं कर रही। मुस्लिम गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। अरफान भाई, बहुत अफसोस के साथ मैं बार बार शिकायत करता हूँ, लेकिन ये हमारा अलमिया है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अफसरान, कोई मिनिस्टर, कोई इंतजामिया आने के लिए तैयार नहीं। और लोड शेडिंग ने हैदराबाद शहर को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। 90% 24 आवर्स में आप समझ लें 20 आवर्स लाइट नहीं होती है हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में। हर हमने तरीका अपना लिया एहतजाज का, इसका उसका, लेकिन लोड शेड इसको इतना मजबूत इदारा है कि कोई उसके सामने नहीं बोल सकते। सर के इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो, लेस्को हो, मैं आपको बिल्कुल बताऊं सारे पाकिस्तान में ही सूरत सर, हाल है सर। रावलपिंडी, बिल्कुल इस्लामाबाद तक में लाइट नहीं है। मैं सियालकोट में बात क्या कर रहा था फायदा एक है दोस्त इसमें? से अपने, तो वो बता जी रहे थे कि वहाँ भी लाइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज है। मतलब जिन जगह पर हम अपनी इंडस्ट्री बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पर हमने जी जी पावर के मसाइल नहीं इतने करते जनरेट कर लिए जी, हैं। बिल्कुल सही। हमने सर हैदराबाद इंडस्ट्री में, आपको शायद लास्ट प्रोग्राम में मैंने इस बात का जिक्र किया था, हमने साइट एक्सटेंशन अप्लाई किया 2008 में। आज तक हमने प्लॉट नहीं दी। सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए हमने 2008 में, 12 साल हो गए, प्लॉट नहीं दिए गवर्नमेंट ने। उस पर कब्जे हो रहे हैं, बिक रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगी उसके ऊपर। जी, तो इस पर उनका भी तो मैं कोई इस पे तो इंटरेस्ट एक नहीं। प्रोग्राम करता हूँ आपके साथ, इस पे जरा बात करेंगे हम चले, लंबी मैं चौड़ी। सारी ज़ियाउद्दीन साहब, डॉक्यूमेंट देंगे। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल बात है कि हैदराबाद। आप इंडस्ट्री के लिए प्लॉट हासिल कर, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते जी ही सर, अलग हैं और सारी जगह जी सर। मुख्तस होता है उनका कोटा। हाँ, वो नहीं दिया गया है, कब्जे हो गए हैं। खाली 12 साल से पैसे ले लिए, कोई नहीं दे रहा उसको। सर फिल्टर प्लांट, आपको बताऊं, साइट एरिया में हमारे पास पीने का पानी नहीं है। फिल्टर प्लांट लगाया था, उसका 4 मरतबा इफ्तिताह हुआ है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका है वो। हाँ सर, 4 वो मरतबा इफ्तिताह हो चुका चले है। इस पे ये आपने सही याद करवाया कि उसका भी 4 मरतबा इफ्तिताह हुआ। इसी तरह वो भाषा दियामिर डैम का भी 4 मरतबा इफ्तिताह हो गया। मैं हारून साहब के पास जाता हूँ। हारून साहब, सर हम कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी अच्छी हो जाएगी, एक इंडस्ट्री से 40 और 70 सनतें जुड़ी हैं।
सर हम देखते हैं कि जहाँ पर मराहत मिलने शुरू होती हैं तो एक सेक्टर जिसके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नाम लेते हैं वो उसी में से बहुत सारे सेक्टर्स निकल आते हैं। रियल एस्टेट वाले अपना अलग मसला लेके खड़े हो जाते हैं, फिर सीमेंट सेक्टर अपना अलग मसला लेकर खड़ा हो जाता है। ईंटें महंगी हो रही हैं सर, ईंटें तो यह हाल है फैसलाबाद में कि हद से ज़्यादा महंगी हो गई, वहाँ घर बनाना इतना महंगा हो गया। यही हाल पूरे पाकिस्तान में। सर डॉलर एक तरफ मैं फिच की रिपोर्ट देख रहा था तो जनवरी 2020 से अब तक कोई 7.1% कमी आई है पाकिस्तानी रुपए में। सर इसका कितना असर पड़ रहा है बिजनेस पर? देखिए, डॉलर का असर जाहिर बात है, असर तो पड़ेगा, ख़ास तौर से उन चीज़ों पर जो कि इम्पोर्ट होती हैं। लेकिन जो आपने अहम बात की है, मैं चाहता हूं कि मुझे आप 2 मिनट दें ताकि मैं सर उस पर बिल्कुल बात कर सकूं। बिल्कुल। नंबर एक बात ये कि पाकिस्तान अभी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप देख रहे हैं तेजी, और अभी आपने आपके जो हमारे मेहमान हैं यहाँ इस प्रोग्राम में, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के बारे में जो तकलीफ़ें और जो चैलेंजेस हैं उनका बहुत तफसील से जिक्र किया। ऐसा लगता है कि इन मसाइल की मौजूदगी में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो हमें एक और पिक्चर नज़र आती है, और वो पिक्चर ये है कि हमने ये देखा कि पिछले तकरीबन 1 महीने में स्टॉक मार्केट ने 12-13% जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर से डेमलर भाषा डैम का इफ्तिताह बेशक चौथी दफ़ा हुआ है और हो सकता है कि आगे 4 दफ़ा और भी हो, लेकिन इसकी न्यूज़ की वजह से जो है वो सीमेंट के शेयर्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है जिसमें बहुत सारी मराहत हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो काबिल ज़िक्र मराहत हैं वो ये कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके बारे में सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। इसकी वजह से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बहुत सारे फंड्स जो हैं वो इस सेक्टर की तरफ राग़िब हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि पिछले दिनों स्टेट बैंक ने ये ऐलान किया कि वो तमाम कमर्शियल बैंक्स को ये एडवाइस करेंगे कि वो अपने लैंडिंग बजट में से तकरीबन 5% जो कि इस वक्त तकरीबन 1.5% है, 5% तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए लोन को मुहैया किया जाएगा। तीसरी बात ये कि जो छोटे मकानात हैं 5 मरले से कम के लिए, ये कहा जाता है कि उनके लिए जो लोन है वो 5% पे मिल जाएगा। जो 10 मरले के मकान हैं उनके ऊपर 7% से लोन उनको मिल जाएगा। तो ये तमाम मराहत जब आती हैं तो और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्री 35 के करीब 35-38 इंडस्ट्री जो हैं पेंट की, वार्निश की, वुड की, ये सारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। तो ये एक तरीके का बॉयंसी पैदा करेगी पाकिस्तान की इकॉनमी में। अब आप देखें, आपने एक एक्सपोर्ट, ये तो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली, अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में, आपका एक बहुत अच्छा सवाल था कि हमें एक्सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, और आप हमारे मेहमानों ने जो अपनी तकालीफ और अंदाजे बताएं वो भी बड़े चैलेंजिंग हैं। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में 19 एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि 2002 में शाया हुई थी, उसके तहत पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो थी 1970 और 1970 से पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड और टर्की से मिला के ज़्यादा एक्सपोर्ट थी। तो यही वाला मुल्क था जो इन तमाम मुल्कों से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि बिजनेसमैन के फैसले जब हुकूमत के जिसको कहना चाहिए एम्प्लॉइज करना शुरू कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी करना शुरू कर देगी, तो जाहिर है कि फैसले जो हैं वो बिजनेसमैन के नहीं होंगे और उनके लिए ये नहीं। तो इन्होंने जो भी फैसले किए 1970 के बाद से आज तक, अभी भी जो जब पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसके अंदर आप टेक्नोक्रेट्स को बिठा लेते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हों चाहे वो लोकल हों, बिजनेसमैन दिखाई नहीं देता सर। लेकिन आम चेंबर के लोग, जो इंडस्ट्री के लोग, रोजाना के जो मसाइल हैं उनके साथ बैठ के आप सिर्फ उनकी बात जरूर सुन लेते हैं और ये कहते हैं हाँ हम सोचेंगे, लेकिन उनकी शिकायत जो हैं, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में उनकी कोई शिकायत किसी भी हुकूमत ने
पूरी तरह नहीं मैं थी। चाहूंगा और यहीं पर उनको जो हारून साहब आपकी बात यही बात मैं असद साहब के पास ले जाता हूँ, वो खुद चेयरमैन है। मैं ज़रा जान लेता हूँ उनसे कि इंडस्ट्री की बात कितनी सुनी जाती है, क्या किया जाता है। स्टेक होल्डर्स की कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट से ना होने के बराबर है, ये मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी सुन लेता हूँ हमेशा, इंडस्ट्री के लोगों से भी। आज हारून साहब ने भी बरमला बहुत सारे बेहतर तरीके से इसका इजहार किया। मैं असद साहब सर दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन कितनी होती है जब कोई पॉलिसी बनती है, और 22.5 माह से तो वैसे ही खैर कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है, 22.5 माह हो चुके हैं सारे मामले को। दूसरा सर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा कितना प्रेशर आया इंडस्ट्री पर, और जब डॉलर का रेट बढ़ा एकदम से तो क्या इंडस्ट्री के लिए बेहतर हुआ या प्रेशर आया इस पे। इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई गई तो क्या ये तयन किया गया किस इंपोर्ट पर लगाई जाए, किस मटेरियल पे, किस कमोडिटी पे, और किस पे ना लगाई जाए, क्या ये तमाम तर चीज़ें इस तरह ही हुई? जी जी, पहला जो आपका क्वेश्चन था लाइक कोऑर्डिनेशन, तो डेफिनेटली जी उसमें लैब्स है। आप भी समझते हैं कि एक पूरा एक स्टाइल है कि किस तरह चीज़ों को आपने इनिशिएट करना है, तो उसमें तो काफ़ी हद तक कंसर्न्स हैं हमें, क्योंकि हम गाहे बगाहे लेटर्स भी लिखते रहते हैं जो अपने कंसर्न्स हैं बताते रहते हैं। उनका एक अपना प्रोसेस है, तो उस हिसाब से तो वो डेफिनेटली जो है प्रोसेस तो स्लो है। बात उस तरह नहीं सुनी जा रही जिस तरह सुनी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट। सबसे पहले माइंडसेट पे हमें वर्किंग करनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट वी हैव टू डेवलप द इंडस्ट्री एंड वी हैव टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स उस पर क्लियर नहीं होंगे, ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस। जहां तक दूसरी आपने बात की डॉलर के इम्पैक्ट की, तो देखें बीइंग एक्सपोर्टर तो मैं कहूंगा कि शायद हमारे लिए बेहतर था, लेकिन इस चीज को हम ज्यादा बेहतर तरीके से कैश कर सकते थे कि हम ये अनाउंस करते कि लोग हमें, क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए डॉलर ऊपर जाएगा जिस तरह जिक्र भी हुआ, लेकिन इसको हमें अपॉर्चुनिटी यूज करनी है। आप कोशिश करें कि लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करें। हम आपको एक रूल दे रहे हैं कि भाई आपकी इंपोर्ट्स जब महंगी होंगी तो आपको लोकल इंडस्ट्री को एक टाइम मिलेगा। तो इफ यू विल डेवलप एन इंडस्ट्री, और अगर आपको रिप्लेसमेंट निकालते हैं इंपोर्ट की, वी विल गिव यू दिस इंसेंटिव, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर लेकर आए। उसके साथ साथ एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बहुत जरूरी थी। हुआ ये कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ना होने की वजह से वो चीजें इंपोर्ट ही होती रही, उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी कंज्यूमर्स के लिए, और इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा कंज्यूमर्स को ट्रांसफर हो गया, जो कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी लोकल इंडस्ट्री के लिए इस एक्सचेंज रेट को बढ़ाने में। क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए तो देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हर प्रोडक्ट में कम से कम भी 60-70% तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। अब इसलिए हमारा नेट इम्पैक्ट बड़े कम सा है कि हम कहना ये शायद एक्सचेंज रेट बनने से एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। वो तो नहीं फायदा हुआ जितनी पेमेंट्स आपकी बाहर थी, जब वो रियलाइज हुई तो उतना प्रॉफिट जरूर हमें मिला, लेकिन उसके बाद फिर हम सेम उस पर आ गए। लेकिन इस एक्सचेंज रेट को अपॉर्चुनिटी यूज कर सकती थी गवर्नमेंट, अगर वो एक अगेन इमरजेंसी नाफिज करती कि लोग एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है एंड वी आर फैसिलिटेटिंग द लोकल इंडस्ट्री, आप लोग प्लीज इंडस्ट्री लगाएं। अगर आप इस आइटम की रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे, आपको इतनी टैक्स हॉलिडे है या आपके लिए ये इंसेंटिव है। और साथ प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करती, ताकि लोकल कंज्यूमर के ऊपर इस एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट ना आता। आपकी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होती, आपकी जॉब क्रिएट होती, आपकी टैक्सेशन जो है वो इंप्रूव होती है। एक बात अच्छा जो भी असद पहले हो रही साहब, थी असद स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट की, वजह से आपको एग्जांपल दे दूं। असद साहब एक जी गुजारिश जी ये भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें, कॉस्ट जी जी। इफेक्टिवनेस के लिए क्या गवर्नमेंट का बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और इस स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना जरूरी नहीं है कि पता चले कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे होगी। हमारी चीज़ ही 12 रुपए की बनेगी और मार्केट में उसी तरह की चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में 6-6 रुपए में मिल रही होगी, तो हम कैसे बेचेंगे? डेफिनेटली जी, वो इसलिए मैंने आपको कहा सारे स्टेक होल्डर्स का बैठना बहुत जरूरी है। बिकॉज डेफिनेटली जब मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट डिसीजन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने डिसीजन कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट अपनी कर रही है, तो वो हमारे लिए ठीक ठाक प्रेशर आ जाता है। अभी पिछले दिनों एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था जो पंजाब ने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ था, देन सिंध ने भी किया हुआ था। यानी मेरी जितनी इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर कम से कम भी 2% टोटल इम्पैक्ट सिर्फ मुझे ट्रांसपोर्टेशन का पड़ जाता था। तो वो अब आके पिछले 3 साल रिक्वेस्ट कर करके पिछली गवर्नमेंट को भी, इस गवर्नमेंट को भी, फाइनली अब आकर वो रिमूव किया गया। तो जब कोऑर्डिनेशन एक पूरी वर्किंग हमने की हुई है कि किसी भी और कंपेटिटिव कंट्री से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज मोर देन 8 to 10%, तो उसके बाद compete करना डेफिनेटली जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, मार्केट करना प्रोडक्ट्स को। तो ऑफ कोर्स लाइक सिटिंग टुगेदर इज द मेन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ज़ियाउद्दीन साहब सर
मुझे ये बताएं कि हम ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की तो बात कर रहे हैं, हम मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल पे बात कर सकते हैं? हमारे तो वो भी अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रही, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, घर में कोई चीज़ बन रही होगी तो बिकेगी भी महंगी। स्मॉल इंडस्ट्री तो तकरीबन आपके पास है, स्मॉल बिजनेस तो खत्म हो गया ना, है ही नहीं आपके पास, या तो बहुत बड़ा बिजनेस है या जीरो हो गया। और किसी ने भी हमेशा हमने इस बात पे जोर दिया कि इस एसएमईज को आप इम्पोर्टेंस दें, पूरी दुनिया में इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज को बड़े उनको ऑब्लाइज किया जाता है। बड़े माहिर आपके पास बैठे हैं, हसन अस्करी साहब, हारून अस्करी साहब हमारे साथ कई मरतबा यूरोप गए, मैं भी हैदराबाद चैम्बर से हमारे साथ रहे, बड़े एक्सपर्ट हैं। असद साहब इतनी इफेक्टिव बातें करें, इनके तारफुरात आप ले लें और इनको सुन लेंगे कितनी दफा इनसे तजावीज दी गई और पॉलिसी में शामिल की गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिसी में इन लोगों का शामिल। मैं ज़िया साहब बहुत माजरत, वक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी, वरना मैं तो चाह रहा था कि पता भी ना चला इस घंटे का, और मजीद इस पे बात करेंगे। असद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हारून अस्करी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ज़ियाउद्दीन साहब का भी शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश की आज तमाम तर उन मसाइल जो बिजनेस से जुड़े हैं, बिजनेसमैन से जुड़े हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उस पर बात करें। इंशाल्लाह पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।